हाय, मैं विजय कुमार गुप्ता अपने चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल में स्वागत करता हूं। यह इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को पिक किया गया है। ये सभी क्वेश्चंस मेरे 10 वर्षों से अधिक के अनुभव पर आधारित है जो एग्जामिनेशंस में आते ही हैं। जनरली स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल्के में लेते हैं, लेकिन इतना हल्का होता नहीं है। दो क्वेश्चंस एक समान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन अलग अलग होने के कारण उसके आंसर अलग अलग होते हैं और जो रट्टा मार विद्यार्थी होते हैं वे यहाँ पर आकर फंस जाते हैं। इस सीरीज में हम एक एक पॉइंट को आसान शब्दों में समझाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज सेट 2। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है। दूसरा, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। तीसरा, वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। और चौथा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। आज का दूसरा प्रश्न है, उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? पहला, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। दूसरा, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। तीसरा, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। और चौथा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में किसने प्रस्तुत किया? Who gave the cardinal concept of utility? आपके सामने ऑप्शन है, पहला मार्शल, दूसरा पीगू, तीसरा हिक्स और चौथा सैमुअल्सन। इसका सही आंसर है मार्शल। मार्शल ने ही उपयोगिता का कार्डिनल कंसेप्ट गणनावाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था। चौथा प्रश्न है, गॉसन का प्रथम नियम कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला मांग का नियम, दूसरा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, तीसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम और चौथा उपभोक्ता की बचत। इसका सही आंसर है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। गॉसन ही प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाई का उपभोग करते जाते हैं उसकी अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है जिसे गॉसन महोदय ने दिया था और इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, पॉजिटिव है, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। दूसरा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तीसरा, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। और चौथा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। छठा प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला पॉजिटिव धनात्मक होती है, दूसरा ऋणात्मक होती है निगेटिव होती है, तीसरा शून्य होती है जीरो और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जीरो, शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है। यूटिलिटी चैप्टर उपयोगिता पर हमारा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। सातवां प्रश्न है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा पीगू, तीसरा हिक्स एंड एलन और चौथा रिकार्डो। इसका सही आंसर है हिक्स एंड एलन। आठवां प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? When marginal utility is negative, then total utility what? पहला ऑप्शन है अधिकतम होती है, दूसरा घटने लगती है, तीसरा ऑप्शन है घटती दर से बढ़ती है और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है घटने लगती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। 9वां प्रश्न है,
मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या कर सकते हैं? पहला, क्या यह मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है? दूसरा, क्या यह मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता? तीसरा, इसे संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है? और चौथा, पहला और तीसरा। इसका सही आंसर है इसका दिए गए ऑप्शन में से पहला और तीसरा, यानी मार्शल के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है और दूसरा, इसे कार्डिनल नंबर गणनावाचक जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि के रूप में माप सकते हैं। 10वां प्रश्न डिमांड चैप्टर से है। प्रश्न है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड? मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? पहला, वस्तु की इच्छा करना। दूसरा, वस्तु का एक निश्चित मूल्य होना चाहिए। तीसरा, खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। या चौथा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। आज का 11वां प्रश्न है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में कौन से हैं? पहला ऑप्शन है प्राइस। दूसरा, आय में परिवर्तन। तीसरा, उपभोक्ता की रुचि। और चौथा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। ये सभी तत्व मांग को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं। तीसरा, कंफर्ट गुड्स, आरामदायक वस्तुएं। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं। अगला प्रश्न है, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच किस प्रकार से व्यक्त करता है? फॉर नॉर्मल गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। आपके सामने ऑप्शन है, पहला सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा, धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव है। तीसरा, विपरीत संबंध है, इन्वर्स रिलेशन है। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तीसरा, इन्वर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध है। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांगे जाने वाली मात्रा में विपरीत का संबंध होता है। डिमांड चैप्टर पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं और उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखने में आसान लग रहा है, लेकिन ये आसान है नहीं। प्रश्न है, मांग का नियम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, गुणात्मक कथन है। दूसरा, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, मात्रात्मक कथन है। तीसरा, दोनों, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है, मांग का नियम गुणात्मक कथन है। यह केवल वस्तु की कीमत और उसके मांगे जाने वाली मात्रा के बीच में संबंध को बताता है, इसलिए इसे गुणात्मक कथन के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या प्रभाव पड़ता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है, बढ़ती है। दूसरा, घटती है। तीसरा, स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बढ़ती है। यहाँ पर कॉफ़ी और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं। यदि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफ़ी की मांग में कमी हो जाएगी, लेकिन उसके स्थानापन्न वस्तु चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग में क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है, बढ़ जाती है। दूसरा, घट जाती है। तीसरा, स्थिर रहती है। और चौथा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बढ़ जाती है। जब कीमत में वृद्धि होती है तो गिफिन वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में कमी हो जाएगी।
और यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यह नियम गिवन वस्तुओं पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड इज, अर्थात किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक निगेटिव, तीसरा शून्य या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है निगेटिव, ऋणात्मक। मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, जो यह दर्शाता है कि कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, इसलिए यह ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्वाइंट डिमांड? निम्न में कौन संयुक्त मांग है? कॉफी एंड टी, दूसरा घी एंड मस्टर्ड ऑयल, तीसरा टूथपेस्ट एंड ब्रश या चौथा पेन एंड पेंसिल। इसका सही आंसर है टूथपेस्ट एंड ब्रश। ज्वाइंट डिमांड, संयुक्त मांग, वे मांग होती है जो किसी चीज को संतुष्ट करने के लिए एक साथ मांग की जाती है। अगला प्रश्न है, मांग में संकुचन कब होता है? जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है तब, दूसरा कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, तीसरा जब कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है तब, या चौथा कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। इसका सही आंसर है कीमत बढ़ती है और मांग भी घटती है तब मांग में संकुचन होता है। मांग का संकुचन बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाने के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है, तब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर बाईं या ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है। इस स्थिति को ही मांग का संकुचन कहते हैं। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है मार्शल, रिकार्डो, गॉसन या जे स्मिथ। इसका भी सही आंसर है गॉसन। गॉसन महोदय ने ही समसीमांत उपयोगिता नियम का विचार दिया था। इस नियम को प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। आशा है यह MCQ सीरीज आपको पसंद आया होगा। लाइक बटन हिट करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।